ऑलराइट एवरीवन, आई होप आप सभी ने मेरा सतलुज इस फिल्म का रिव्यू देख लिया होगा। अब आज के वीडियो में हम लोग उससे थोड़ा-सा आगे बढ़कर बात करेंगे क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करने के लिए मुझे थोड़ा-सा समय चाहिए था। अब सबसे पहले जब मैंने सतलुज ये पिक्चर देखी तब कहीं न कहीं पे ना वो एक गट फीलिंग होती है कि आपको कुछ बताती है कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद दिस फिल्म। और इसीलिए मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि जब भी कोई भी रिव्यू अपलोड हम लोग करते हैं हमारे चैनल पे, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, बट उसका एक वर्डिक्ट जो होता है हमेशा 1 और 2 लाइन्स में कि पिक्चर कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है, सिर्फ़ मात्र 1 या 2 लाइन्स में हम लोग उसका वर्डिक्ट जो है वो द सिटी लाइट्स ऑफ़िशियल, ये जो हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, उसके स्टोरी पे लगा देते हैं। ताकि जिन लोगों को एक्चुअली अभी इमीडिएटली इतना समय नहीं है कि वो एक वीडियो हमारा देख पाए पूरा, बाद में देख लेंगे, बट फिलहाल एटलीस्ट मुझे ये जानना है कि फ़िल्म अच्छी है कि नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे हमेशा से एक वर्डिक्ट लगाती हूँ। इस बार भी मैंने सतलुज का एक वर्डिक्ट लगाया और उस वर्डिक्ट में मैंने ये लिखा था कि मूवी बहुत ही अच्छी है, मूवी हैज़ अफेक्टेड मी सो मच, बट समथिंग इज़ नॉट राइट विद दिस फिल्म। और ये मैंने क्यों कहा था समथिंग इज़ नॉट राइट? अगेन आई विल गिव यू वन मोर थिंग। रिव्यू में मैंने ये कहा था, अगर मान लेते हैं कि जो पिक्चर के मेकर्स कहना चाह रहे हैं अगर वो सत्य है, तो अगर ये सत्य है तो बहुत ही डरावना सत्य है। ये मैंने अगर वाली फ्रेम उस वक़्त पे रिव्यू में ही इसलिए इस्तेमाल की थी बिकॉज़ मैं डाउट्स में थी। जब मैंने पूरी पिक्चर देख के ख़त्म की उसके बाद मेरी टीम के साथ भी डिस्कशंस हुए। मैंने एक ही चीज़ बार-बार दिमाग में आ रही थी कि ओके, अ, ये पूरा का पूरा जितना भी हम सभी लोगों ने देखा है नैरेटिव, ये बहुत वन साइडेड मुझे लग रहा है। मुझे दूसरी भी साइड जाननी है। तो मैं थोड़ा-सा समय लूँगी, रिसर्च प्रॉपर करूँगी, उसके बाद मैं इस फ़िल्म में क्या सच में प्रोपेगेंडा है या नहीं है, इसके बारे में मैं आगे आकर बात करूँगी। बट फिलहाल के लिए सिर्फ़ रिव्यू डाल देते हैं। अल्टीमेटली आज का जो मेरा वीडियो है, मैं जो भी इसमें बोलूँगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, मूवी रिव्यू मेरा आज भी वही है, अभी भी वही है। वो एक फ़िल्म टेक्निकली बहुत ही वेल मेड बनाई गई पिक्चर है। मैं अभी भी उस पिक्चर को 4 स्टार्स ही दूँगी। टेक्निकली एस्पेक्ट जितने भी हम सब लोग एक फ़िल्म में देखते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। बट अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये फ़िल्म सच में प्रोपेगेंडा है या नहीं है, तो मेरा वर्डिक्ट ये है, शुरुआत में मैं बताना चाहती हूँ, येस, इस पिक्चर में वन साइडेड नैरेटिव्स दिखाए गए हैं। इस पिक्चर में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई गई है एंड मुझे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो एक-एक करके हम लोग आज के वीडियो में बात करते हैं। हर एक सिनेमा की अपनी एक विचारधारा होती है, यानी कि उस सिनेमा के जो राइटर है, जो प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर है, ये 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उसके ऊपर निर्भर करती है किसी भी सिनेमा की विचारधारा। और इसीलिए हर बार अपने चैनल पे, चाहे वो मराठी चैनल हो, चाहे वो हिंदी चैनल हो, हमने हमेशा से हर एक सिनेमा का रिव्यू देते समय उसका टेक्निकल एस्पेक्ट से भी रिव्यू दिया है और उसकी विचारधारा के ऊपर भी रोशनी डालने की कोशिश की है। बट क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हूँ और पंजाब के बारे में कुछ ज़्यादा मुझे इतना नॉलेज नहीं था। बट सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है या फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या है, ब्लैक थंडर 2.0 क्या है, वो भी मुझे पता था। बट कुछ बहुत इन डेप्थ जाकर सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी कभी। जब ये पिक्चर मैंने खत्म करी, इसके बाद मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ें रिसर्च कर रही हूँ। लगभग मैंने 22 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, वीडियोज़ देखे, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े, लोगों के रिव्यूज़ देखे, लोगों के कमेंट्स में उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, चाहे वो रेडिफ पे हो, चाहे वो किसी भी पोर्टल पे हो, हर एक जगह पे पूरा रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर यहाँ पर पहुँची हूँ कि भाई इस पिक्चर ने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई है और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो मेरे 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, इस फ़िल्म का विरोध कौन कर रहा है? इसका आंसर अगर हम लोग देने की कोशिश करें, तो हमको ये समझ में आता है कि ये सारी जितनी भी घटनाएँ हो रही थी पंजाब में, यानी कि 1995 के दरमियान उस समय पे वहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी, सेंट्रल में भी और पंजाब के स्टेट गवर्नेंस में भी, बराबर? कांग्रेस की सत्ता है तो इसका मतलब ये फ़िल्म कांग्रेस को एक्सपोज़ करने वाली फ़िल्म होगी। जी नहीं, ये पिक्चर कांग्रेस को कहीं पर भी एक्सपोज़ नहीं करती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस ऑफ़िसर्स के ऊपर तंज कसती है। मैं वापस एक बार कह रही हूँ, इसको हाइलाइट कर दीजिए। ये पूरी की पूरी पिक्चर कहीं पर भी कांग्रेस को लथाड़ना हो या फिर कांग्रेस को एक्सपोज़ करना हो या फिर कांग्रेस के बारे में सवाल उठाने हो, ऐसा कहीं पर नहीं करती है। ये फ़िल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस ऑफ़िसर्स के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करती है। मेरा दूसरा सवाल, इस फ़िल्म से फ़ायदा किसको होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, फरवरी 2026 में पंजाब के इलेक्शंस आने वाले, असेंबली इलेक्शंस, तो शायद आप सरकार को फ़ायदा हो या फिर बीजेपी को फ़ायदा हो। मुझे जेनुइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सी सत्ता क्या कर रही है, क्या
बिलीव मी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिनेफ़ाइल्स है, सिनेफ़ाइल की तरह सिनेमा को देखते हैं, इसलिए मैंने रिव्यू पहले डाला और अब जब पूरा रिसर्च करके मैं यहाँ पर आई हूँ, उसके बाद ही मैंने आज का वीडियो बनाने के लिए ठान लिया। बट येस, असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आप और बीजेपी इन 2 सत्ताओं को होगा, अगर ये पिक्चर ज़्यादा फ़ेमस हो जाती है तो। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, इस पिक्चर को पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम, कुणाल कामरा जैसे लोग, बहुत सारे और भी लोग हैं, ये सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ये इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? और आपने पता नहीं इस चीज़ को देखा या नहीं देखा, बट सतलुज जैसे ही ज़ी5 पर रिलीज़ हुई, तब से लेकर अभी तक जितना भी सोशल मीडिया के हर एक मीम पेज पे, हर एक पोर्टल पे, हर एक कंटेंट क्रिएटर सिर्फ़ और सिर्फ़ सतलुज के बारे में बात कर रहा है। भले ही वो मूवी रिव्यूअर है या फिर नहीं है, बट तब भी सतलुज के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, मैं अभी समझ सकती हूँ कि आपके हिसाब से फ़िल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट उसके बावजूद शुरुआती के ही पहले ही दिन से सतलुज के ऊपर बात करने वाले कुछ नॉन मूवी रिव्यूअर्स भी मुझे दिखे। ये ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है कहीं से भी। तो ये सारा का सारा मुझे लगता है एक कहीं न कहीं पे एक स्टंट शायद किया गया होगा, क्योंकि अब मैं उस सवाल पे आती हूँ कि गायत्री, गवर्नमेंट ने क्यों इस पिक्चर को बैन किया? अब सबसे पहले एक चीज़ कन्फर्म कर लीजिए, इस पिक्चर का पिछले 3 साल से एक्चुअली स्ट्रगल चल रहा था सीबीएफसी के साथ, क्योंकि सीबीएफसी वालों का कहना था कि आप 127 कट्स लगा दो, उसके बाद ही आप इस पिक्चर को रिलीज़ कर सकते हो। बट मेकर्स को ये मंज़ूर नहीं था, तो मेकर्स ने क्या किया कि 3 साल लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने फाइनली गिव अप कर दिया और उन्होंने ओटीटी पर डायरेक्टली चुपके से इस फ़िल्म को रिलीज़ करना चाहा। अब क्योंकि जब आप ओटीटी पे कोई भी पिक्चर रिलीज़ करते हो, तब उस पर्टिकुलर ओटीटी का कुछ रूल्स होते हैं, मात्र आपको वही फ़ॉलो करने होते हैं। वहाँ पर सीबीएफसी का कोई सर्टिफ़िकेट की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। बट उसके बावजूद जब ये पिक्चर सीधा अनकट रॉ वर्ज़न में जब ये रिलीज़ हो गई ज़ी5 पर, तब कहीं न कहीं पे सिक्योरिटी कंसर्न्स के द्वारा या फिर कुछ और लीगल झमेले में नहीं गिरना है बाबा, ये एक ज़ी5 ने खुद से ही इस पिक्चर को हटा दिया। अब ये है अभी तक की पूरी जितनी भी चीज़ें हुई उसके बारे में। अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। क्या इस पिक्चर में प्रोपेगेंडा है? कुछ हद तक ज़रूर है। सबसे पहले पिक्चर 2 इंसानों के बारे में बात करती है। सबसे पहला एक इंसान जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, जसवंत सिंह खालरा सर, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो है केपीएस गिल सर। अब केपीएस गिल जो है वो फ़ेमस है अपनी कुछ नीतियों के लिए, जिसके बदौलत उन्होंने लिटरली खबरिस्तान, अब मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग समझ जाइए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने अपनी नीतियों के ज़रिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए पूरा के पूरे खबरिस्तान के मूवमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया था 1995 में। और ये उन्होंने कैसे किया, किस तरीके से किया, इस सारी चीज़ों के ऊपर ये पिक्चर रोशनी ज़रूर डालती है, बट उनको कंप्लीटली नेगेटिव शेड में दिखाकर, और यहीं पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले जसवंत सिंह खालरा जो थे, एक बार उनकी एक क्लिप देख लेते हैं, वीडियो क्लिप, काफ़ी पुराना इंटरव्यू है। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ तो जसवंत सिंह खालरा जो थे वो बेसिकली एक बैंक में मैनेजर थे, बट उसी के साथ-साथ वो प्रो खबरिस्तानी थे। जब उनके कुछ दोस्त एक्चुअली अचानक से गायब हो गए, तब उन्होंने इस केस में नज़दीकी कुछ क्रिमिशंस ग्राउंड में वो चले गए। फिर वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि खंगाल निकाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि उस टाइम पर म्युनिसिपल की तरफ से कुछ रजिस्टर दिए जाते थे क्रिमेशन ग्राउंड पर, क्योंकि कैमराज़ नहीं थे, कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो आपको सारी चीज़ें, किसका क्रिमेशन कर रहे हो, कौन लेकर आया है बॉडी को, तो ये सारी चीज़ों का आपके पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी था। इसी के चलते उन्होंने लगभग 3 अलग-अलग क्रिमेशन ग्राउंड से 2097 लोगों का रिकॉर्ड निकाला एज़ अ प्रूफ के तौर पर, एज़ एन एविडेंस के तौर पर, और उन्होंने वो कोर्ट में पेश किया। उन्होंने हाई कोर्ट में जब ये पेशी दाखिल करी, तो उनके मुख्यतः आरोप थे स्थानीय पुलिस अफ़सरों के ऊपर, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी, बट मुख्यतः वो पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट खड़े हुए, और उनका ये कहना था कि ये सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स जो सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आकर वो खबरिस्तानियों को मार रहे हैं, वो लिटरली सिविलियंस को मार रहे हैं खबरिस्तानियों के नाम के अंडर। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये लोग कर रहे हैं, और उसके चलते जो नॉर्मल सिख लोग हैं, जिनका लिटरली कोई खबरिस्तानियों से रिलेशन नहीं है, उनको भी ये लोग मार रहे हैं। एंड इसका रीज़न फ़िल्म मेकर्स ने क्या दिया है कि उनको प्रमोशन चाहिए था पुलिस ऑफ़िसरों को। अब ये होगी एक साइड की स्टोरी, अब देखते हैं दूसरी साइड की स्टोरी, जहाँ पर केपीएस गिल जो थे डीजीपी उस समय के, एक बार उनका भी एक वीडियो देख लेते हैं, पुराना वाला, 16 साल पहले का वीडियो है ये। जिस तरह के हालात आज भी कश्मीर में, अभी पिछले 3 साल से वहाँ पर थोड़े से मिलिटेंसी कम हुई थी और भारत सरकार विचार कर रही थी, सोच रही थी कि कुछ ट्रुप्स विड्रॉल किया जाए, जम्मू कश्मीर की सरकार भी सोच रही थी। क्या आपको लगता है कि हम इस हालात में हैं, वहाँ पर विड्रॉल किया जाना चाहिए ट्रुप्स का? देखिए, एक ये जो टेंडेंसी हो गई है
कि हम कहते हैं कि उस साल मिलिटेंसी ज़्यादा थी, इस साल कम है, इसलिए सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। ये टेंडेंसी ठीक नहीं है। आइदर और सिचुएशन है, या तो terrorism है या नहीं है। ख्याल कश्मीर में रास्ता गलत है। क्या सही रास्ता है आपकी नज़र में? सही रास्ता है कि जब तक मिलिटेंसी ख़त्म नहीं होती, आपकी कड़ाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि और सख्त होनी चाहिए। मतलब आप ट्रुप्स विड्रॉल के फेवर में तो नहीं है कम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और ट्रूप्स भेजिए जब तक इंसिडेंट्स ख़त्म नहीं होते हैं। और सभी जो जितने भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका, यूरोप में कुछ किया है, एक्टिविटीज हुई हैं, उनका जो बेस है, निशानात हैं, वो पाकिस्तान में मिलेंगे, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से जुड़े हुए। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल टेररिज्म। लेकिन सर अब तो हिंदुस्तान की सरकार भी पाकिस्तान को विक्टिम ऑफ टेररिज्म मानने लगी है। विक्टिम ऑफ टेररिज्म दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। वीडियो देखने के बाद फर्क साफ है। हमको ये पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा नेशनलिस्ट किस्म के इंसान थे, राष्ट्रवादी टाइप के इंसान थे, जिनको एग्जैक्टली पता है, उनका फोकस बहुत क्लियर है कि टेररिज्म को कैसे पूरा का पूरा खत्म हम लोग कर सकते हैं, कैसे खत्म करना है। भले ही एक भी किसी इंसान की अगर टेररिज्म की वजह से जान जा रही है, उसके बावजूद हमको इस भ्रम में नहीं रहना कि टेररिज्म है ही नहीं अभी। बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने इस पूरे वीडियो में को काउंटर किया। एंड जिस इंसान के विचार इतने राष्ट्रवादी हो, क्या सच में एक ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए, जो खुद वहां पर डीजीपी थे उस समय के, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए या फिर क्रेडिट्स लेने के लिए नॉर्मल या फिर आम इंसानों को मारते फिरेंगे? ये चीज मुझे हजम नहीं हो रही है। हाँ, एक और चीज है जिसको मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि 2097 का जो आंकड़ा दिया गया है, एविडेंसेस है उसके अवेलेबल। हम उसके बारे में बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि आपने सही किया पुलिस अफसरों ने, क्योंकि इस केस में 6 पुलिस ऑफिसरों को सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। वो अभी भी अपनी सजा लिटरली भुगत रहे हैं जेल के अंदर। बट सवाल ये पैदा करती है ये पिक्चर कि जो 25,000 के आंकड़े ये पिक्चर दिखाती है, इसके कोई एविडेंसेस मौजूद नहीं है। आप कहीं पर भी चेक कर लो, आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जो वेबसाइट है, उनका खुद का जो पोर्टल है, बस वहां पर उन्होंने उनका वो अंदाजा है कि अगर मात्र 3 क्रिमिनेशन ग्राउंड से 2097 का आंकड़ा मिल रहा है, जो कि एक्चुअली गलत है, मैं वापस बोल रही हूँ, जो भी उन 2097 लोगों के साथ हुआ वो भी गलत है। बट जब आप 25,000 का आंकड़ा बोल रहे हो, तो ये आंकड़े कहीं पर भी मेल नहीं खा रहे हैं और वो लॉजिकल नहीं लग रहे हैं। एक और मेरा टेक है इस पिक्चर के बारे में कि इस पूरे पिक्चर में कहीं पर भी खबरिस्तान वाले किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो नहीं दिखाया। किस तरीके से हिंदुओं ने पलायन कर देना चाहिए, सेम पैटर्न रहा जो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ था कि वो बस यहाँ से निकल जाए, भाग जाए। ये करने के लिए जब वहां पर खबरिस्तानी सारे के सारे हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, लिटरली ट्रेन बस से उतारकर, जबरदस्ती उतारकर उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया है। जब आप एक दिखा रहे हो, है ना, आपका ये कहना, आपका ये बिलीफ सिस्टम है, मैं मान लेती हूँ कि ये आपका बिलीफ सिस्टम है और आपकी ओपिनियन की मैं इज्जत करती हूँ, ठीक है, कि आपका ये कहना है कि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स गलत थे, सारे के सारे। तो खबरिस्तान जो उखाड़ के फेंक दिया, उसका श्रेय आप नहीं दोगे जो केपीएस गिल सर थे उनको? जो केपीएस गिल सर जिस तरीके से उन्होंने लिटरली नो टॉलरेंस पॉलिसी इजाद की, जहां पर खबरिस्तानियों के सपोर्ट में भी जो लोकल लोग रह रहे हैं, चाहे वो सिख लोग हैं, चाहे वो एक्चुअल खबरिस्तानी नहीं भी है, बट वो अगर सपोर्ट करे तो भी उनको उठाया गया था बाय केपीएस गिल, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जड़ से इसको उठाकर खत्म कर दूं। क्या आप इस चीज को लिटरली नकार रहे हो? और ये बहुत फिर गलत बात है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने कई सारी जगह पे एक इस तरीके से सारी चीजें दिखाई है कि आपको खबरिस्तानियों के प्रति कुछ गलत नहीं महसूस होगा, यानी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो सिस्टम के शिकार है। वापस वही एक घटिया सी सोच जो हमेशा से ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट जितने भी है भारत के बाहर और भारत में भी, ये हमेशा से घटिया सोच रखते चले आ रहे। इन्होंने हमेशा से नक्सलियों को भी और
को भी हमेशा से जस्टिफाई किया सिर्फ और सिर्फ ये एक बहाना देकर कि अरे ये तो सिस्टम के शिकार है, अरे सिस्टम ने इनके साथ गलत किया इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाए, बंदूक उठाए या फिर पत्थर उठाए, आर्मी के ऊपर पत्थर जो फेंक कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे इस सिस्टम के शिकार है, वरना आज इनके हाथ में किताबें होती। ये जो एक घटिया सा काउंटर दिया जाता है हमेशा से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा, ये सेम पिक्चर वही एक चीज़ हम सबके सामने रखती है एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। क्योंकि जब आप एक पिक्चर बना रहे हो तो आपका न्यूट्रल स्टैंस होना चाहिए, आप दोनों भी चीज़ें दिखा दो, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इस पिक्चर के इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों का ये कहना है, अब जितने भी लेफ्ट इकोसिस्टम है वो पूरा एक्टिव हो चुका है। वो ये बोल रहा है कि जब कश्मीर फाइल्स इस भारत में रिलीज़ हो सकती है, जब बंगाल फाइल्स रिलीज़ हो सकती है, जब केरला स्टोरी रिलीज़ हो सकती है, तब आप इस पिक्चर को क्यों अपोज़ कर रहे हैं? तो इस पिक्चर को अपोज़ कौन कर रहा है? ये सवाल खुद से ही पूछ लीजिए। क्योंकि करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, मतलब सेंट्रल में। और उनके लिए तो ये फ़ायदे की पिक्चर है ना, क्योंकि कांग्रेस को एक्सपोज़ कर रही है। बट हाँ, नाउ वेट फॉर इट, क्योंकि ये पिक्चर कहीं पर भी कांग्रेस के ऊपर तंज नहीं कसती है। कहीं पे बात ही नहीं करती है कि उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस ऑफ़िसर केपीएस गिल, इनको बदनाम करने के लिए, और वैसे भी पंजाब के कुछ लोग आज भी उनको बुचर ऑफ़ पंजाब बुलाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको बदनाम करने के लिए पिक्चर बनाई गई है। ये है मेरा आखिरी वर्डिक्ट इस पिक्चर के बारे में। एंड बिलीव मी, इसलिए मैं हमेशा से ये इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जब जब भी कहीं पर आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बोल रही है ना किसी भी पिक्चर को देखते समय, तो हमेशा से उसके ऊपर ट्रस्ट करना। और इस पिक्चर को देखते समय मेरा एग्जैक्टली गट फीलिंग वही बोल रहा था कि समथिंग इज रियली नॉट राइट विद दिस फिल्म। एंड वो क्या है समथिंग, वो बस मुझे ढूंढना था। एंड बिलीव मी गाइज, दिलजीत दोसांझ, ये नाम इकलौता काफ़ी है मेरे लिए उस पर्टिकुलर पिक्चर का विरोध करने के लिए। क्योंकि पर्सनल लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में, ये इंसान हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है। इसने कभी भी भारत को अपना देश ऐसे तौर पर कभी गर्व से नहीं दिखाया। हालाँकि जब पहलगाम की चीज़ हो रही थी तब ये किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, हानिया आमिर के साथ आई थिंक, ये अपनी पिक्चर की शूटिंग कर रहा था। मतलब इनको कोई लेना-देना नहीं है। अपने कॉन्सर्ट में बताता है भाई कि देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एको ही है। ये सरहदा, ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। तो जब किसी इंसान की सोच ही यही है, जो पर्सनल लाइफ में इतने बड़े स्टेज पर जब भी वो जा रहा है, हमेशा से खालिस्तानी विचारधारा रखने वाले बंदे की जब भी कोई पिक्चर आती है, अपने आप ही मन में थोड़ा डर रहता है कि भाई इसमें वापस से कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो। बट उसके बावजूद, क्योंकि मैं बहुत ही खुले सोच की इंसान हूँ और मुझे लगता है कि निजी ज़िंदगी में, चाहे जैसे प्रकाश राज हमेशा से जब भी मुँह खोलते हैं हमेशा से हकते हैं, हम सबको पता है। देश के खिलाफ बात करेंगे, हमेशा कोई भी देश अच्छा काम कर रहा है, कहीं पे गौरवशाली उसने काम किया, तो हमेशा से देश के खिलाफ कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। बट एज़ एन एक्टर आई थिंक ही इज़ अ गुड एक्टर, हम उसको नकार नहीं सकते। सिमिलरली दिलजीत दोसांझ, ही इज़ अ गुड एक्टर एंड आई थिंक ही हैज़ नेल्ड इट। आई विल से द सेम थिंग अगेन इन दिस वीडियो ऑल्सो, कि मेरा अभी भी 4 स्टार का ही रिव्यू रहेगा इस पिक्चर के लिए। बट इस फिल्म के आइडियोलॉजी के साथ अब मेरी प्रॉब्लम्स है एंड ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी है। शायद ये पिक्चर कुछ नए यूथ को उकसाने की कोशिश कर रही है कि तुम भी खबरिस्तानियों के सपोर्ट में आ जाओ, क्योंकि जिस तरीके से सीएम का असैसिनेशन इसमें दिखाया गया है, वो लगता ही नहीं कि वो खबरिस्तानियों के द्वारा किया गया अटैक है सीएम के ऊपर, जब उस टाइम पर हुआ था। अब आप देखो इस पूरी पिक्चर को, आपको कहीं पर भी खबरिस्तानी प्रॉपर उनकी सोच के स्पीच देते हुए नहीं नजर आएंगे, कहीं पर भी नहीं। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इस पिक्चर की, एंड इसीलिए इस पिक्चर से कोई आप उम्मीदें मत रखना। एंड एक और चीज़, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो आज के 2026 के ज़माने में भी हम सब लोग बहुत सारे रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं कि यूके लंदन में कैसे भारत के खिलाफ भारत का फ्लैग नीचे ज़मीन पर डालकर कैसे उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कैसे आज भी भारत के खिलाफ स्लोगन्स चलाते हैं। हम सब ने देखा है, कनाडा तो मतलब आहा एक पूरा हॉट तवा है ना। हमेशा से चीज़ें वहाँ पर पकती चली आ रही है भारत के अगेंस्ट, जितने भी खबरिस्तानी समर्थक है वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो पिक्चर में दिखाई गई है, ये मुझे लगता है पूरा का पूरा एक ब्रेन वॉश करने की तकनीक है मेकर्स द्वारा। एंड आई फील कि भारत में कुछ और अगर आदित्य धर जैसे अगर लोग शायद बन पाते, तो ज़रा दूसरा भी पर्सपेक्टिव रख पाते सामने कि किस तरीके से केपीएस गिल इन्होंने पूरा का पूरा खबरिस्तान का मूवमेंट जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इस पूरे पिक्चर में ये भी चीज़ नहीं दिखाई गई है कि खबरिस्तानियों ने कैसे पुलिस ऑफिसर्स के खुद के जो परिवार के सदस्य थे उनको भी मारना शुरू कर दिया था, जब उनको पता चला कि पुलिस ऑफिसर्स खबरिस्तानियों के अगेंस्ट बहुत सारे ऑपरेशंस चला रहे हैं, उनको फ्री हैंड दिया गया है। उन्होंने लिटरली उस समय पुलिस ऑफिसर्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया था, और ये सारी चीज़ें है ही नहीं पिक्चर में। तो यार बस वही है, अब इस पिक्चर के लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी दिल में। एंड ये था मेरा पूरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।